हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएससी की मॉक टेस्ट का सेट नंबर 21 के बारे में। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, जिसमें हम लोग 50 MCQ रोजाना डिस्कस करते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, एसटी की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चंस में यही अनुसूचित जाति की बात की जाती एससी की, तो वहाँ पे हम टिक करते हैं उत्तर प्रदेश को। फिलहाल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे गलत तरीके से कौन मैच किया गया। तो पंकज अडवाणी आपको पता है कि जो कि ये बिलियर्ड से संबंधित है, यहाँ पे डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था वो कनिष्क के समय में, जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था तब। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु जो कि मगध का एक काफ़ी प्रतापी शासक था और ये बिंबिसार का पुत्र माना जाता है। ठीक है, और अपने पिता की हत्या करने के पश्चात इसने गद्दी पर बैठा था, या फिर कह सकते हैं गद्दी को हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। तो शाहजहां के समय की हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पीटर मुंडी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, तो देखिए दशावंत, अब्दुल समद और बसावन, ये तीनों के तीनों हम कह सकते हैं कि इनके दरबार में चित्रकार थे, लेकिन कल्याण दास नहीं था। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक छोटा सा चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, और वो हो जाता है अनुच्छेद यहाँ पे 39 यानी कि 39। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, अनुच्छेद जो 57 है वो पूर्ण निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। और बाकी को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 52 भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो कि राष्ट्रपति हैं। 53 के फर्स्ट कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए जो भी योग्यता है वो 58 में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले ये राज्य सूची में अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया शिक्षा को। ठीक है, अगला प्रश्न, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरू में। ठीक है, सेचुरा मरुभूमि पेरू में, और पेरू की राजधानी क्या होता है, पेरू की राजधानी लीमा होता है। चलिए, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कह सकते हैं ये अधिनियम पारित हुआ था 1994। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवान वस्की ने किया था। तो उस वक्त जब से सबसे पहला जो खोजा गया था वो टीएमवी था, यानी कि टोबैको मोज़ेविक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले 7वां था, उसके बाद 31वां कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी विल बी राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। 7वां जो संविधान संशोधन कह सकते हैं 1956 से, और 31वां की बात करें तो वो 1974 से, याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था,
बलबन को हम लोग जिले इलाही की उपाधि इसको दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। और दीवाने अर्ज की स्थापना भी इसने की थी बलबन ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर का तो ऑप्शन ए होगा नसीरुद्दीन, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अशोक को बौद्ध भिक्षु ने विशेष रूप से प्रभावित किया था। अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने विशेष रूप से प्रभावित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपगुप्त, ठीक है, बी करेक्ट होगा उपगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक टोकन के रूप में जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड लौटा दिया था। तो बताइए नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी उसने लौटा दिया, वापस कर दिए थे कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ए करेक्ट होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करके सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है तो इसमें एक प्रावधान है। तो बताइए कि ये किसके अंतर्गत एक प्रावधान होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई सर्वोच्च न्यायालय, और आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो है बात यहाँ पे 32 यानी 32 आर्टिकल कौन सा होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इलेक्शन, ये तीनों के तीनों जनन ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन हमारा डी होगा 1, 2, 3। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की भारत ने किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल के MOU पर हस्ताक्षर किया था हाल ही में? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रूस, ठीक है, रूस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? बताइए कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए? ध्यान दीजिएगा, विभिन्न राज्यों की बात की गई है। तो विभिन्न राज्यों की जब बात की जाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं जो कि 5वीं अनुसूची, जबकि 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया? तो किस भाग में या फिर किस अध्याय में कह सकते हैं? तो देखिए मूल अधिकार की बात किस भाग में किया गया? तो भाग 3 के अंतर्गत, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। और आपको पता होगा कि मूल अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो संसार की अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस रूप में होती है? संवहनीय वर्षा के रूप में होता है, सी करेक्ट होगा संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, AC को DC में बदलने के लिए, ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डेली ऑनलाइन टेस्ट देना, तो आपको पता है कि हर मंथ हम लोग व्हाट्सएप पे एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। यानी रेगुलर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है डेली, और हर संडे के दिन हम लोग 100 क्वेश्चंस फुल मॉक टेस्ट लेते हैं। और इन टेस्ट के जस्ट बाद आपको 10 मिनट के अंदर रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है, और इन सभी टेस्ट के क्वेश्चंस का PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप इस टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो जस्ट 49 के साथ पूरे मंथ के लिए आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। 49 के साथ आप हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे गूगल पे का जो कि गूगल पे या फिर फ़ोनपे का नंबर दिया गया, आप उस पर पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं उसी नंबर पे, ठीक है। तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट रोज़ाना शाम को 10 बजे होता है, या फिर हम 9:30 बजे, 2 बैच होता है। तो 9:30 या और 10 2 बैच होता है। आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी लोक लेखा समिति का। क्लियर, लोक लेखा समिति। ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षा करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति जो होता है वो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। लोकसभा में अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22 होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन से आम चुनावों में वोट देने की उम्र जो वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 326 आर्टिकल से संबंध रखता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा किया गया? हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खान, ध्यान दीजिएगा ये कौन थे? तो आपको पता है कि काकोरी जो डकैती हुई थी 1925 में, ठीक है, काकोरी डकैती कांड, तो उसमें ये शामिल थे और उन्हीं के नाम पर चिड़ियाघर की बात जो की गई है वो गोरखपुर में की गई है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का निर्माण किया था जिसका हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसका गठन इन्होंने कब किया था? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप अब हिस्ट्री का जब भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको मंथ के साथ साथ अगर आप मंथ याद रख लेते हैं तो डेट भी याद रखिए, क्योंकि अब एग्जाम्स थोड़ा सा टफ हो चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा मई 1939, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम सभी के सभी बिल्कुल सही है, कोई भी असत्य नहीं है कि नगरों में जो कि नालियों सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पवनार किस राज्य में स्थित है? तो पवनार का संबंध हम कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में स्थित था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे जो भी दिए गए हैं सिद्धांतों को आपको बताना। देखिए ये सिद्धांत किसके बारे में बात कहते हैं? जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग हड़प सिद्धांत कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। उसमें जो भी शामिल किए गए थे तो उनको आपको क्रम से सजाना है, कौन सा क्रम सही होगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जो मिलाया था सतारा को, महाराष्ट्र के सतारा को 1848 में सबसे पहले इसके अंतर्गत शामिल किया था। उसके बाद अगर हम जैतपुर की बात करें तो जैतपुर और संबलपुर दोनों को 1839 में शामिल किया गया। उसके बाद झांसी जो हुआ वो 1852 में शामिल हुआ, और नागपुर की हम बात करें तो ये 1854 में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम देखें तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और उस वक्त हम कह सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय 1916 से लेकर के 1921 तक था, तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में मोपला विद्रोह, जो कि केरल में काफ़ी फेमस ये घटना थी, महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जो कि अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में केरल में। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लॉर्ड रीडिंग का जो समय था 1921 से 1926 तक, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल की मृत्यु हो गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत जो किया गया वो है ऑप्शन डी, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय था 1936 से लेकर के 43 तक था, और इसके बीच यहाँ पे कह सकते हैं कि अधिनियम 1935 तो नहीं बना था, इस वजह से ये पॉइंट्स गलत है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। कथन ए कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जब ये बंगाल के गवर्नर, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल जब कहा जाने लगा तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये कहेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि वायु निम्न में से क्या है। बताइए कि वायु निम्न में से क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग बताइए क्या होगा। वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो जैसा कि हम कई बार जान चुके हैं, मैंने आपको साइंस में ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ, जो सोल्यूशन हमारा चल रहा था उसी में, कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि पर दाब का क्या होता है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ताप का होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ध्वनि का स्पीड भी बढ़ता है। ठीक है, अगर हम ताप घटाएंगे तो ध्वनि का स्पीड भी घटेगा, यानी कि तापमान में कमी के साथ घट जाती है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न है कि कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनने वाली गैस कौन सी है। कोयले में जो भी विस्फोट होता है तो अधिकांश जो कारण बनता है वो मीथेन होता है। मीथेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मास गैस के नाम से जाना जाता है। माइत्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए। माइत्रुथ इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है। डी करेक्ट होगा। किसने कहा 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध है, वी.डी. सावरकर ने कहा था। सी करेक्ट आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान किस संशोधन द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से एक सरकारी कार्यक्रम है। तो 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 कह सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 21 के ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के संबंध में इस पर बात की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध के नकली स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए, सिंध के नकली स्थान कहते हैं या फिर इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, बी करेक्ट होगा, मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। नाभिक में। डी विल बी करेक्ट आंसर, नाभिक में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं खाता। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये नगर पालिका, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 74वां होगा। 74वां संविधान संशोधन पंचायत, ये गलत है क्योंकि ये 73वां होगा, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए था। और 103वां संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी गलत है क्योंकि ये 101 संविधान के साथ संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों के तीनों गलत है, सभी गलत है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और 103वां संविधान संशोधन हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था। तो वास्तविक नियंत्रण जो था वो जनरल बख्त खान के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित की 5वीं अनुसूची में किन राज्यों को छोड़कर के अन्य अनुसूचित राज्य क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में संबंध दिया गया। तो ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था, विभिन्न राज्यों के बारे में जो है वो 5वीं अनुसूची है, जबकि 6ठी अनुसूची में जो हम बात करते हैं, जो कि ऊपर हम लोग देखा 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के बारे में, लेकिन इसमें सिर्फ 4 राज्यों को छोड़ा जाता है। और वो 4 राज्य कौन से? तो उन 4 राज्यों के नामों को हम कह सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका संबंध 6ठी अनुसूची से होता है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची के संबंध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपराधिक अभित्रास की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो देखिए, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये संविधान के कह सकते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के भारतीय दंड संहिता में आता है। 503 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या फिर हम कह सकते हैं निरुद्ध रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 498 भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 498 क्या है, 499 और 498 का क्या है, तो इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, क्यूज का क्वेश्चन ये है कि पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नीचे कमेंट्स करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।